तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी की। जैसे ही हम अपर लिप और लोअर लिप को खोलकर ऐसे देखते हैं तो हमें सामने की तरफ एक हॉलो स्पेस दिखता है। क्या? एक हॉलो स्पेस। और उसी कैविटी को, उसी गुहा को, उसी स्पेस को हम क्या कह देते हैं? ओरल कैविटी, या उसी का ही नाम क्या होता है बच्चों? बक्कल कैविटी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ओरल कैविटी के अंदर हमने एक बक्कल वेस्टिब्यूल भी बताया। ये क्या होता है कि जैसे हम अपने मुंह को, माउथ को ओपन करते हैं तो हमें कुछ साइड्स के अंदर या यहाँ अंदर कुछ स्पेस दिखते हैं, तो वो स्पेस होता है बक्कल वेस्टिब्यूल का। देन जो मेन जो पोर्शन है बक्कल कैविटी का, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं मेन बक्कल कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे पैलेट होता है, टंग होती है, टीथ होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स ओपन होती हैं। तो सबसे पहले हम ओरल कैविटी में क्या चीज पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलेट के बारे में। तो पैलेट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो हार्ड होता है, दूसरा पार्ट पीछे का पोस्टीरियर वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, यहां देखिए आपको आगे का ये ब्लैक पार्ट जो है मार्कर से जो हमने बनाया है, ये तो है हार्ड, ठीक है। और ये जो पीछे का जो पोर्शन है, पीछे का जो पार्ट है रेड, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। तो हमने यहां जनरली कुछ डिफरेंस करके यहां लिखा हुआ है कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। सबसे पहले हम हार्ड पैलेट की बात करते हैं, फिर सॉफ्ट पैलेट की बात कर लेंगे। तो हार्ड पैलेट में देखिए दोस्तों, हार्ड पैलेट पैलेट का एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का पोर्शन होता है, जैसे कि यहां आगे का है। और फिर मेड अप ऑफ, ये किससे मिलके बना होता है? ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलके बना होता है। हमारी जो फेस की यहाँ की ऊपर की जो बोन होती है वो मैक्सिला बोन होती है, नीचे की मैंडिबल। तो ऊपर हमारा पैलेट के ऊपर है, छत है बक्कल कैविटी की, तो ये जो छत है वो मैक्सिला बोन से अटैच होती है। तो मैक्सिला बोन और पैलेटाइन बोन से मिलके बना होता है। देन इसकी जो वेंट्रल सरफेस, हम जैसे कि मुंह खोल कर देखते हैं तो हमें ऊपर की तरफ पैलेट दिखता है, छत जो हमारी है पैलेट, वो पैलेट है। इसकी जो ऊपर की जो ये सरफेस है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। और नीचे की जो सरफेस होती है, जो हमें ऐसे दिखती है, देखते हैं हम, जो वो सरफेस है वेंट्रल सरफेस। तो हार्ड पैलेट की वेंट्रल सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स रिज होती हैं, और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पैलेटाइन रुगे। क्या बोला जाता है? पैलेटाइन रुगे। आप देखना कभी अपने छोटे भाई बंधु का मुंह खोलकर देखना, ऊपर की तरफ आपको यहाँ ऐसे कि फोल्ड से हल्के हल्के फोल्ड नजर आएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रुगे बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम ज्यादा कोई मेजर वर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कि हम जब कुछ फूड को इनटेक करते हैं तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ये जो पैलेटाइन रुगे होते हैं, ये उसको वापस बाहर नहीं जाने देते फूड को। तो यही इतना ही काम होता है इसका। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इसका बहुत मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आएगी यूबुला, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो सॉफ्ट पैलेट, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है किसका? पैलेट का। तो ये पीछे का जो रेड पोर्शन है, ये यहाँ का हमने बनाया है, ये है सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट। और ये किससे मिलके बना होता है? ये मसल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू म्यूकस एपिथेलियम से मिलके बना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ का। देखिए दोस्तों, ये है पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर, क्या? सॉफ्ट पैलेट का। इस सॉफ्ट पैलेट की पोस्टीरियर आउट ग्रोथ, ये पोस्टीरियर आउट ग्रोथ जो कि हैंग डाउन, यानी कि वो बिल्कुल लटक रही है ऐसे, और फिंगर लाइक है। क्या है? फिंगर लाइक है, इस तरीके से। इस सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर आउट ग्रोथ जो कि लटक रही है इस तरीके से और फिंगर लाइक है, उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? उसे हम कह देते हैं यूबुला। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर यूबुला। और इसका दूसरा नाम है एक और, इसको विलम पैलेटाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यूबुला क्या है? ये सॉफ्ट पैलेट की आउट ग्रोथ होती है, हैंग डाउन, ठीक है, फिंगर लाइक होती है, और इसी का यूबुला बोला जाता है, और उसी का दूसरा नाम है विलम पैलेटाई। तो इसका फंक्शन क्या है? मेन बात तो ये है, इसका फंक्शन देखिए दोस्तों, कि जो हमारे नोज के इंटरनल नेजल जो पोर होते हैं उनमें कहीं फूड पार्टिकल ना चले जाए। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से खाना खाते हैं इस तरीके से, ओरल कैविटी से होता हुआ खाना यहां जाता है, फेरिंग्स ओरोफेरिंग से होता हुआ,
तो यहां से जब वो बोलस गुजरता है ना, तो नेजल पोर होते हैं ओपन, तो उनको ये यूवुला क्या करता है, इस तरीके से ऊपर जाकर बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि फूड पार्टिकल कहीं नेजल पोर्स, इंटरनल नेजल पोर्स में ना चले जाएं। तो इसका मेन फंक्शन यूवुला का, वेलम पैलेटाई का हुआ कि इंटरनल नेजल जो पोर है उनके अंदर कहीं फूड पार्टिकल ना चला जाए। तो ये हमारा सरफेस ही मोटा मोटा हमने देख लिया कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। देन एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉफ्ट पैलेट है, ये देखिए यहां से, ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है इतना सा, ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, पार्टीशन करता है, किसका किसका, ये देखिए यहां इस तरीके से ये ऐसे लटक रहा है, इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो तो होता है दोस्तों नेजोफेरिंक्स। क्या होता है, नेजोफेरिंक्स। हमने पहले भी आपको बताया है कि ये नोज के पीछे का पोर्शन नेजोफेरिंक्स। पूरी फेरिंक्स के 3 टाइप पड़े, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स। तो इस तरीके से जो नेजोफेरिंक्स है तो उसको ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ये पार्टीशन कर देता है, अलग कर देता है यहां। तो यहां से पता लगता है कि ये जो इतना इतना पोर्शन है ये है नेजोफेरिंक्स का। देन इसके नीचे का जो पोर्शन है यहां से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है दोस्तों ओरोफेरिंक्स का। किसका, ओरोफेरिंक्स का। तो इस तरीके से हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को थोड़ा अलग कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर को भी गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ चीजें लिखी गई हैं, यहाँ बताया गया है। आप अपने नोट्स में इसको अच्छी तरीके से इस तरह से बढ़ा लें और ये आप अच्छे से इनको नोट कर लें, ठीक है। इतना आपके लिए पैलेट के अंदर सफिशिएंट रहेगा, हर तरह के एग्जाम्स के अंदर, एम्स में, नीट में, हर तरह के एग्जाम्स में आपको इनफ रहेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पैलेट का पोर्शन कंप्लीट होता है। देन हम यहां शुरू करते हैं टंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। क्या होती है टंग? टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और कहां पर प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है हमारी ऑरल कैविटी के फ्लोर पर, यानी कि फर्श पर। तो इसलिए हमने यहां लिखा है ऑन द फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी, यानी कि ऑरल कैविटी के फ्लोर पर a muscular structure, एक muscular structure is present which is called tongue। then उसके बाद हम बात करते हैं टंग के डॉर्सल सरफेस की और वेंट्रल सरफेस की। तो हमने जो यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है वो डायग्राम है डॉर्सल सरफेस का, यानी कि जीभ को जब हम ऊपर से देखते हैं, बाहर निकाल के देखें तो जो हमें चीज दिखती है ऊपर की सरफेस, उस सरफेस को कहा जाता है डॉर्सल सरफेस और उसके नीचे की सरफेस को कहा जाता है वेंट्रल सरफेस। तो यहां हम क्या करते हैं, टंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने? 2 पार्ट में। फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम बोल देते हैं फेरिंजियल पार्ट और जो दूसरा पार्ट है उसे हम कह देते हैं ऑरल पार्ट। जो फेरिंजियल पार्ट होता है वो कंप्लीट टंग का 1/3 पार्ट होता है और जो ऑरल पार्ट होता है वो कंप्लीट टंग का 2/3 पार्ट होता है। तो इस तरीके से टंग के 2 पार्ट हो जाते हैं। देन ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक सल्कस से अलग अलग होते हैं, यानी कि उनका पार्टीशन होता है एक सल्कस से। और ये जो वी शेप यहां सल्कस बनता है उस सल्कस का नाम है सल्कस टर्मिनेलिस। क्या बच्चों? सल्कस टर्मिनेलिस। तो पूछा जाए व्हाट इज ए सल्कस टर्मिनेलिस, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी वी शेप स्ट्रक्चर होती है जो फेरिंजियल पार्ट और ओरल पार्ट को अलग अलग करती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ 2 पार्ट डिस्कस किए, फेरिंजियल पार्ट और ओरल पार्ट, 1/3 2/3। एंड इन दोनों को कौन अलग अलग करता है? तो है यहाँ सल्कस टर्मिनेलिस जो कि वी शेप होता है और हमें कब दिखेगा? जब ऊपर से यानी कि डॉर्सल सरफेस को हम देखते हैं। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं इस पॉइंट की, द वेंट्रल सरफेस। अभी हमने कहा कि डॉर्सल सरफेस जो ऊपर से, ये जो व्यू बनाया है डॉर्सल सरफेस का जो ऊपर से हम देखते हैं, तो जब ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। लेकिन जब जीभ को वेंट्रल सरफेस से देखा जाता है तो यहां पर एक कनेक्शन दिखता है पतली सी मेम्ब्रेन का। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है दोस्तों लिंगुअल फ्रेनुलम। इसी के द्वारा जो हमारी टंग होती है वो ऑरल कैविटी के साथ कनेक्ट होती है। तो इसलिए हमने यहां लिखा
the ventral surface is connected to the floor of oral cavity through a very flexible membrane called as lingual frenulum, यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो वेंट्रल सरफेस से किसको, जीभ को कनेक्ट करती है ऑरल कैविटी के साथ। ये तो हुई वेंट्रल सरफेस की बात। देन अगर ये पूछे कि पोस्टीरियर से जो हमारी टंग है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, तो आप आंसर दोगे बच्चों हायोइड बोन के साथ कनेक्ट होती है। तो ये थे जीभ के कनेक्शन वेंट्रली, वो किसके साथ कनेक्ट होती है, किसके द्वारा कनेक्ट होती है, वेंट्रली लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा, और पोस्टीरियरली वो हायोइड बोन से कनेक्ट होती है। देन हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है पैपिले। क्योंकि जब भी हम जीभ को देखते हैं ऊपर से तो हमें टंग पर बहुत सारे ऐसे पोर्स दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे प्रोजेक्शन दिखते हैं। तो उन प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, पैपिले। तो जनरली टंग पर ये पैपिला 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले सर्कमवैलेट पैपिले, सेकंड फोलिएट पैपिले, थर्ड यहां पर फंगीफॉर्म पैपिले, फोर्थ फिलीफॉर्म पैपिले। तो 4 प्रकार के पैपिले हुए। फर्स्ट सर्कमवैलेट, सेकंड फोलिएट, थर्ड फंगीफॉर्म, फोर्थ फिलीफॉर्म। तो 4 प्रकार के पैपिले हमारी टंग पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां सर्कमवैलेट पैपिला की। इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस। तो देखिए ये हमारा सल्कस टर्मिनलिस इसके फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। तो काउंटिंग में यदि देखें तो लगभग 8 से 10 नंबर इनके होते हैं। ओके, देन इनकी शेप की हम बात करें तो कप शेप के होते हैं, ये लगभग स्फीयर के जैसे होते हैं। ओके, तो इनकी सबसे पहले बात की हमने सर्कमवैलेट पैपिला की, इन्हें वैलेट पैपिला भी बोला जाता है। और इनकी जो लोकेशन इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस कितने होते हैं, 8 से 10 लगभग। और कहां होती है, पोजीशन की बात कर ली। देन हमने बात की कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर लाइक या कप शेप जैसा होता है। ओके, देन सेकंड जो पैपिला आता है वो आता है फोलिएट पैपिला। क्या, फोलिएट। इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है। तो देखिए बीच में से अब इधर की तरफ लेटरल, इधर की तरफ लेटरल की बात करें तो लेटरली कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारा फोलिएट लेटरली प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यदि इसकी शेप की बात करें तो ये लगभग लीफ शेप होता है, पत्ती की जैसे, लीफ के जैसे। ओके, देन हम बात करते हैं फंगीफॉर्म पैपिला की। फंगीफॉर्म पैपिला ये कहां होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट अपेक्स, जीभ का ये जो पार्ट है अपेक्स, यहां पर प्रेजेंट होते हैं लगभग। और ये साइज में थोड़े से फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है, स्लाइटली मशरूम, देखा होगा आपने, स्लाइटली मशरूम के जैसे होते हैं ये। ओके, देन उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं फिलीफॉर्म पैपिला की। ये पैपिला इसलिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट पैपिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फिलीफॉर्म पैपिला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है जीभ पर। ओके, देन हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, किसका, फिलीफॉर्म पैपिला का। ये एकमात्र ऐसा पैपिला होता है जिस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती। फिलीफॉर्म जो हमारा पैपिला है इसकी सरफेस पर टेस्ट बर्ड नहीं होती, यानी कि टेस्ट में इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन ये पूरा एंटायर जो अपना जो जीभ होती है, ओरल पार्ट, उस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 प्रकार के पैपिला। सबसे पहले हमारा सर्कमवैलेट, सेकंड हमारा फोलिएट, थर्ड हमारा यहां पर फंगीफॉर्म, फोर्थ हमारा फिलीफॉर्म पैपिला। तो 4 प्रकार के पैपिला होते हैं। ओके, देन उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, ये जो पैपिला होते हैं इनकी सरफेस पर ही होती हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या, टेस्ट बर्ड्स, जिनसे हमें किसी भी चीज का स्वाद आता है, टेस्ट आता है। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा है टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ पैपिला एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पैपिला, क्योंकि फिलीफॉर्म पैपिला जो है वो तो टेस्ट में उसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, उस पर टेस्ट बर्ड्स होते ही नहीं है। तो यहां पर मैंने लिखा एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पैपिला।
मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, टेस्ट बड्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ पेपिला एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपिला। तो क्या होता है जी, टेस्ट बड्स क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर फॉर टेस्ट। टेस्ट बड्स सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जिससे हमें किसी स्वाद का पता लगता है, ब्रेन से कनेक्ट होती है नर्व फाइबर और हमें सूचना मिलती है कि हाँ ये इस तरह का टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट से हम बात करते हैं बच्चों कि हमारी जीभ पर कौन कौन से पोर्शन जिम्मेदार होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए। तो यहाँ टेस्ट बड्स की बात करते हैं तो जो हमारी जीभ का बैक पोर्शन होता है, बैक पोर्शन, ये हमारी जीभ, इसका जो बैक पोर्शन है वो जिम्मेदार होता है बिटर टेस्ट के लिए। कौन से टेस्ट के लिए, बिटर टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद यहां का जो लेटरल पोर्शन है, बिटर के बाद लेटरल पोर्शन है जो, वो जिम्मेदार होता है सॉर टेस्ट के लिए। किसके, सॉर टेस्ट के लिए। देन उसके बाद और नीचे यदि हम आगे की तरफ आए जीभ में, ठीक है, लेटरली, तो प्रेजेंट होता है बच्चों सॉल्टी टेस्ट। कैसा, सॉल्टी टेस्ट, नमकीन। देन जो हमारी जीभ का बिल्कुल टिप पोर्शन होता है, कौन सा, टिप पोर्शन, वहां पर प्रेजेंट होते हैं स्वीट टेस्ट। कौन सा, स्वीट, यानी कि मीठे के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं मीठे स्वाद के, वो बिल्कुल जीभ के टिप पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेस्ट बड्स देखी कहां प्रेजेंट होती हैं और हमने ये देखा कि कौन कौन से जीभ के जो एरियाज हैं वो जिम्मेदार होते हैं किस किस टेस्ट के लिए। तो यहां पर सॉर टेस्ट, बिटर के बाद यहां आगे की तरफ लेटरली और सॉल्टी, उससे आगे फिर बिल्कुल आगे जो टिप पोर्शन होता है वो स्वीट टेस्ट का जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से हमने टेस्ट जो हमारा जिम्मेदार है अलग अलग जो टेस्ट बड्स वो पढ़ी। फिर हमने पहले यहां पेपिला के बारे में पढ़ा, अलग अलग 4 प्रकार के पेपिला। दोबारा से रिवीजन मारते हैं एक बार। सबसे पहले 4 प्रकार के पेपिला, कौन कौन से, सर्कमवेलेट, फिर फोलिएट पेपिला, फिर यहां पर फंगीफॉर्म पेपिला, फिर फिलीफॉर्म पेपिला। सर्कमवेलेट 8 से 10 होते हैं लगभग, इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, ये पोर्शन। फोलिएट ये लीफ लाइक लैटरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर है फंगीफॉर्म, ये यहां इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के मार्कर से दिखाए हुए हैं। ठीक है, स्लाइटली मशरूम शेप होते हैं। और फिलीफॉर्म पेपिला ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, लगभग पूरी जीभ पर होते हैं। ठीक है, कौन से, ओरल पार्ट पर ओनली। ठीक है, और क्या होते हैं ये, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होती, ये हमारे स्वाद में किसी भी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, बिल्कुल भी इनका काम नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेपिला के बारे में पढ़ा, फिर टेस्ट बड के बारे में पढ़ा। टेस्ट बड्स क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं टेस्ट के। ओके, टेस्ट बड्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ पेपिला एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपिला, क्योंकि फिलीफॉर्म पेपिला पर तो टेस्ट बड्स होते ही नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल टेस्ट के लिए। ओके, देन हमने यहां टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ा, या हम कह सकते हैं कि जीभ का कौन कौन सा हिस्सा किस टेस्ट के लिए जिम्मेदार है, तो हमने वो पढ़ा। सबसे पीछे बैक बिटर टेस्ट, फिर सॉर टेस्ट, फिर सॉल्टी, और फिर बिल्कुल टिप का जो पोर्शन होता है वो मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी टंग है उसको हमने लगभग इतना डिस्कस कर कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आएगा नीट और एम्स में तो यहीं से ही आएगा। ओके, देन हम बात करते हैं लास्ट फंक्शंस के बारे में कि टंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो टंग का सबसे मेन फंक्शन यदि हम बोले कि जब हम मैस्टिगेट करते हैं तो खाने को ऐसे इस तरह से, मतलब कि स्वॉल्विंग में प्लस उसकी मूवमेंट के अंदर जिम्मेदार होती है जीभ। तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग मैस्टिगेशन एंड असिस्टिंग स्वॉल्विंग। ओके, निगलने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, और फिर सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है टेस्ट का। हमें कोई भी स्वाद का पता लगता है तो हमारी जीभ के अंदर जो पेपिला है, पेपिला की सरफेस पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उनसे हमें पता लगता है कि हम कौन सी चीज खा रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड स्पीच, बोलने में भी हमारी जीभ हमारी बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से मेन 3 फंक्शन यहां हमने बताए आपको। पेपिला के बारे में बात की, 4 तरह के पेपिला होते हैं, अलग अलग पोर्शन टेस्ट की, उनके बारे में बात की। टेस्ट बड्स क्या होती हैं, तो यहां पर हमने पूरी कंप्लीट बात की टंग की। देन हम बात करते हैं टीथ की।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी ओरल कैविटी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर टीथ के बारे में। क्या होते हैं दांत? तो दोस्तों, जो हमारा टूथ होता है वो बहुत ही हार्ड और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है। जो कहां प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है हमारे जॉस के अंदर। तो देखिए, ए टूथ इज ए हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फाउंड इन द जॉस। जो हमारा जॉ होती है, जॉ बोन होती है, तो ये ऊपर का जॉ और ये नीचे का, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ होता है वो बना होता है मैक्सिला बोन से, और जो लोअर जॉ होता है वो बना होता है मैंडिबल बोन से। इन दोनों बोन से मिलके हमारा जॉ बनता है, ठीक है, कंप्लीट। और उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके जॉ के सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ। तो हमने यहां देखा कि टूथ इज ए हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फाउंड इन द जॉज, ठीक है। देन उसके बाद बात करें कि काम क्या है, तो यूज टू ब्रेक डाउन फूड, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करना इसका मेजर फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो टूथ है उसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है क्राउन, देन उसके बाद में नेक और फिर लास्ट में रूट पार्ट। तो ये 3 पार्ट हमारे टूथ के अंदर होते हैं। तो क्राउन पार्ट क्या होता है? जो पार्ट हमें बिल्कुल बाहर से दिखता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। और क्राउन इसको, क्योंकि ये ताज के जैसे होता है इसलिए इसको हम क्राउन बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ एक्सपोज्ड आउटसाइड गम्स। तो ये देखो हमारे गम है, ये जो रेड कलर के यहाँ बनाए गए हैं ये हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, ठीक है। तो ये यही प्रेजेंट होता है, यहां से लेकर ये जो बिल्कुल व्हाइटेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं क्राउन पार्ट, जो कि किससे मिलके बना होता है? वो बना होता है इनेमल से। ये है हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनेमल क्या होता है? इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे एनिमल किंगडम का। यदि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो इनेमल। एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? इनेमल। यानी कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी के अंदर वो होता है इनेमल, टीथ का आउटर मोस्ट पार्ट। तो जो क्राउन पार्ट होता है वो किससे बना होता है? इनेमल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनेमल। Enamel is the hardest substance of the animal kingdom. Okay, then उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर नेक पोर्शन की, नेक पार्ट की। तो इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ विच इज एम्बेडेड इनसाइड द गम। ये हमारे गम है, इनके अंदर इनसाइड एम्बेडेड होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं, यहां इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक। ओके, क्लियर। देन उसके बाद हम बात करते हैं रूट पार्ट की। It is the part of tooth that is inside the socket of the jaw bone. जो हमारी जॉ बोन होती है उसके अंदर जो पार्ट जाता है उसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। इनसाइड द सॉकेट, जो हमारी जो जॉ होता है उसके अंदर सॉकेट होते हैं। सॉकेट के अंदर जो स्ट्रक्चर जाती है टीथ की, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं हम रूट। तो इस तरीके से मेनली 3 पार्ट होते हैं हमारे टूथ के, क्राउन पार्ट, नेक पार्ट और रूट पार्ट। क्राउन पार्ट किससे मिलके बना होता है? इनेमल से मिलके बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फूड के और ये इतना ज्यादा हार्ड होता है, इसी की वजह से हम खाने को, मतलब कि सॉलिड चीजों को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनका, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले यदि क्राउन पोर्शन के अंदर देखें हम, तो क्राउन जो पार्ट है वो तो बिल्कुल आउटर मोस्ट का पार्ट है जो इनेमल से मिलके बना होता है। देन उसके बाद यहां पर एक और स्ट्रक्चर आती है दोस्तों, ये देखिए, ये एक और स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। दोस्तों ये क्या होता है? डेंटाइन अलोंग विथ इनेमल, देखिए इधर है इनेमल, एंड यहां पर हमारा सीमेंटम, ये देखिए सीमेंटम, ये वाला पोर्शन सीमेंटम, इधर भी सीमेंटम ये। और अगर यदि अंदर से देखें तो इसके अंदर की तरफ होता है दोस्तों हमारा पल्प कैविटी। तो डेंटाइन अलोंग विथ इनेमल
सीमेंटम एंड हमारा पल्प। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीथ, डेंटाइन। ओके, देन उसके बाद हमारे यहां पर आते हैं गम्स। क्या आते हैं? मसूड़े, जिनको हम जिंजीवा भी बोल देते हैं। ओके, तो ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं उनको सील करके रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, फंगस कुछ डायरेक्टली एंटर ना हो हमारे दांतों के इनसाइड। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पल्प कैविटी। पल्प की बात करते हैं। क्या होती है पल्प? दोस्तों ये होती है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू यदि है तो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों बिल्कुल ये हमारा इंटरनल पार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है, रूट पार्ट के अंदर का पार्ट होता है। ओके, तो इसके अंदर जाती है यहां से नर्व फाइबर्स। क्या जाती हैं? नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स। ओके, कैपिलरीज वगैरह, ये सारी चीजें अंदर जाती हैं ब्लड सप्लाई के लिए। तो पल्प क्या होती है? इसी कनेक्टिव टिश्यू को पल्प बोल देते हैं। और यहां की ये जो कैविटी है, ये इतनी सी कैविटी को क्या बोल देते हैं? पल्प कैविटी बोल देते हैं। देन यहां देखो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है बाद में जाकर, तो इसको बोलते हैं रूट कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट कैनाल। देन यहां से जब पल्प कैविटी के अंदर नर्व फाइबर एंटर करते हैं, ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, तो एक अपर्चर से एंटर करती हैं। तो उस अपर्चर को, जो कि पल्प के बिल्कुल बेस में होता है, ये हमारी पल्प इसके बेस में, उसको बोला जाता है दोस्तों एपिकल फोरामेन। फोरामेन का मतलब ही अपर्चर होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन, जो कि बिल्कुल पल्प के बिल्कुल बेस में होता है, जिसके अंदर से नर्व फाइबर और ब्लड सप्लाई जाती है, ब्लड वेसल्स जाती है। ओके, देन ये हमारी होगी एपिकल फोरामेन, बिल्कुल अपर्चर जो यहां होता है प्रेजेंट, जिसके अंदर से ये सारी स्ट्रक्चर एंटर करती हैं। रूट कैनाल, ये रूट है। पल्प, ये पूरी स्ट्रक्चर जिसको कवर कर रखा है किसने? डेंटाइन ने कवर कर रखा है। देन उसके बाद यहां एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है सीमेंटम। क्या दोस्तों? सीमेंटम। ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि क्राउन पोर्शन के बाद का जो पोर्शन है, किसके बीच? ये जो हमारा पेरिओडोंटल लिगामेंट है उसके और डेंटाइन के बीच का पोर्शन होता है, जिसे हम बोल देते हैं सीमेंटम। देन उसके बाद सीमेंटम के बाद हमारी जो स्ट्रक्चर आती है बोन की तरफ, इसको बोलते हैं पेरिओडोंटल लिगामेंट। ओके, तो ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी जो जॉ बोन का जो एल्वियोलर बोन, जो बोन का एक पार्ट होता है, एल्वियोलर बोन उसी बोल देते हैं। तो ये जो हमारी बोन है, बिल्कुल इसके साथ डायरेक्ट अटैच में जो पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं पेरिओडोंटल लिगामेंट्स बोल देते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ सीमेंटम, फिर डेंटाइन, फिर पल्प। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर सारी हमने यहां कवर कर ली है। तो देखिए एक रिवीजन में आते हैं दोबारा। 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। सबसे ऊपर का पार्ट क्राउन, देन नेक, फिर रूट। फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात की। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ क्राउन के अंदर, क्राउन किससे मिलके बना होता है? इनेमल से मिलके बना होता है। फिर डेंटाइन, इनेमल के बाद का जो पार्ट है वो है डेंटाइन, जो कि अलोंग विथ किसके साथ, मतलब कि इधर तो ऊपर की तरफ हो गया यहाँ इनेमल, फिर यहाँ लेटरल यहाँ हो गया हमारा सीमेंटम, और अंदर की तरफ है ये पल्प कैविटी, पल्प। ओके, देन उसके बाद हमने बात की गम्स की। गम हमें पता है ये पिंकिश कलर के होते हैं, ठीक है, हमारे सारे दांतों को क्या करके सील करके रखते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पल्प की बात की। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर आते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ एपिकल फोरामेन के बारे में पढ़ा। ये क्या होता है? एक अपर्चर होता है जिसके अंदर से नर्व फाइबर और ब्लड सप्लाई जाती है पल्प के अंदर। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि पेरिओडोंटल लिगामेंट, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट अटैच में होते हैं बोन के। फिर हमने यहाँ पढ़ा एल्वियोलर बोन, ये वो जॉ बोन का ही पार्ट होता है, एल्वियोलर बोन उसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बोन का ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा टीथ, यानी कि हमारा टूथ, दांत प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली कि टीथ की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, देन उसके बाद हमने यहां एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो होती है सेल्स के बारे में।
एक सेल तो है एमिलोब्लास्ट सेल, दूसरी है ओडोंटोब्लास्ट सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल इन द रिलेटिव टू टीथ। तो एमिलोब्लास्ट जो सेल होती है उसका काम होता है इनेमल को सीक्रेट करना, यानी कि इनेमल को बनाने के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार है, तो एमिलोब्लास्ट सेल। कौन सी बच्चों, एमिलोब्लास्ट सेल। देखो आप इसको स्पेल से मैच करके याद रखना, एमिलो इधर ही एमिल, ठीक है। तो इस तरीके से एमिलो से एमिल, इस तरीके से आपको ट्रिक से इसको याद रखना है। तो इनेमल को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार, कौन सी सेल जिम्मेदार है, एमिलोब्लास्ट सेल। तो ये क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल, कौन सी सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसके बारे में यह क्या लिखा, दीज सेल्स आर डेंटाइन सीक्रेटिंग सेल, यानी कि डेंटाइन को बनाने वाली कौन सी सेल है, ओडोंटोब्लास्ट सेल, यानी कि इस डेंटाइन पार्ट को बनाने वाली कौन सी सेल यहां पर है हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसके बारे में भी कुछ और लिखा है, ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द पल्प कैविटी कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये हमारी पल्प कैविटी, उसकी जो लाइनिंग है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल वहां होते हैं, और इनका काम क्या होता है, डेंटाइन सीक्रेट करने का। तो इस तरीके से इनेमल और डेंटाइन, कौन कौन सी, इनेमल जो होता है वो किससे बनता है, एमिलोब्लास्ट सेल से, और डेंटाइन किससे बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो इस तरीके से दोस्तों हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, कौन सा पार्ट कौन सी सेल क्या बनाती हैं, और इनके पार्ट्स के बारे में बात की। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, टाइप ऑफ टीथ, टीथ कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप ऑफ टीथ की। तो कितने टाइप के टीथ होते हैं हमारे, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो यदि हम इनकी काउंटिंग की बात करेंगे तो कितने मोलर होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, और कितने हमारे इंसीजर होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहां पर एक पूरा मतलब टीथ को ड्रॉ किया हुआ है, पूरे 32, पूरे 32 को। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसको एक हाफ में ऐसे करके डिवाइड कर देता हूं, पूरे 32 को। तो 16 इधर रहेंगे, 16 इधर रहेंगे, ठीक है। देन हम एक हाफ की बात करते हैं, ठीक है। तो एक हाफ में देखिए दोस्तों, 2 इंसीजर यहां, 2 इंसीजर यहां, फिर दूसरे हाफ के अंदर 2 इंसीजर यहां, 2 इंसीजर यहां। तो टोटल देखिए 2 2 4 और 4 8, तो टोटल 8 इंसीजर है। कितने, 8 इंसीजर है। 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो टोटल 8 इंसीजर होते हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करें कैनाइन की, तो देखिए दोस्तों ये एक कैनाइन यहां, ये एक कैनाइन यहां, एक कैनाइन यहां और एक कैनाइन यहां। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 2 4, तो टोटल 4 कैनाइन यहां हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम प्रीमोलर की बात करते हैं, तो टोटल प्रीमोलर 8 होते हैं। तो इस एक हाफ की बात करें तो 2 प्रीमोलर ये और 2 वो रे, और 2 ही दूसरे हाफ के अंदर, 2 ही फिर नीचे वाले के अंदर। तो इस तरीके से इस एक हाफ के अंदर तो 4 हो गए, उधर वाले के अंदर भी 4 हो गए, दोनों हाफ के अंदर 8 हो गए। तो यहाँ पर प्रीमोलर कितने हो गए, 8 हो गए। देन उसके बाद मोलर की बात करें तो इस वाले हाफ में देखिए ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 मोलर, ऊपर भी 3 मोलर और नीचे भी 3 मोलर। ये जो है यानी कि जिन्हें हम जाड़ कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कि इस हाफ के अंदर देखें तो 3 और 3 6, और उधर वाले हाफ में भी बिल्कुल सेम है, तो 3 और 3 6, यानी कि 6 और 6 12। तो यहाँ पर टोटल हमारे 12 मोलर होते हैं, और 8 प्रीमोलर होते हैं, और 4 कैनाइन होते हैं, और 8 ही हमारे इंसीजर होते हैं। तो जब इनका टोटल करते हैं तो ये 32 यानी कि 32 टीथ बनते हैं। तो फिर एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम टीथ फॉर्मूला कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो एनसीईआरटी में ये इस तरीके से एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 21 23 डिवाइड 21 23 यहां लिखा हुआ है। तो इस ऊपर वाले का मतलब क्या है, देखिए यानी कि ऊपर वाले एक हाफ के अंदर, तो यदि हम इसको समझे तो यहाँ 2 हमारे क्या है इंसीजर, 1 कैनाइन है, और 2 हमारे प्रीमोलर है, 3 हमारे यहाँ पर मोलर हैं। तो इसी तरीके से इसी हाफ के नीचे की बात करें तो 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर हैं। तो इस पूरे हाफ को इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। तो टोटल हाफ कितने होते हैं, तो टोटल हाफ हमें पता है कि 2 है ना पूरे को।
तो हम इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों ये कितने बन जाएंगे, ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, तो ये टोटल जो हमारे इंसीजर हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इंसीजर कितने हो जाते हैं बच्चों, 8। ठीक है, टोटल, अब टोटल की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि 2 से डिवाइड मार दिया हमने, क्योंकि पूरे दोनों हाफ की बात चल रही है। तो एक हाफ का फॉर्मूला हमेशा एक हाफ का लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर हमारे पास टोटल टीथ आ जाते हैं। तो दोबारा से इसको समझो अच्छे से, 21 23 21 23 ऐसे भी याद रखते हैं अपन। ये 21 23 यहाँ इस हाफ के ऊपर वाले और ये नीचे वाला जो इस हाफ के नीचे वाला, तो 2 हाफ है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू 2 4 4, 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ क्या होते हैं, हमारे इंसीजर होते हैं, तो टोटल 8 हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारा कैनाइन, तो देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 ऊपर और 2 नीचे क्या है, हमारे कैनाइन है। ठीक है, टोटल 4 हो गए तो 4 है, ये देखिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर प्रीमोलर की, तो देखिए दोस्तों 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, यानी कि 4/4 यहां पर क्या है, प्रीमोलर। लास्ट बचता है हमारा यहां मोलर और मोलर, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 ऊपर और 6 नीचे हमारे मोलर है, तो टोटल कितने हुए 12, टोटल कितने हुए 8, टोटल कितने 4 फिर 8। तो इस तरीके से जब टोटल कंप्लीट हम काउंट करते हैं तो पूरे 32 दांत यहां हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32। फॉर्मूला क्या होता है एडल्ट का, फॉर्मूला क्या होता है यहां पर 21 23, 2 1 2 3, 2 1 2 3 डिवाइड में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चाइल्ड्स का पूछा जाता है, क्योंकि एडल्ट का तो इजी है। तो चाइल्ड्स के अंदर दोस्तों जो टीथ होते हैं वो ऐसे तो है नहीं कि बच्चों के अंदर सारे ही आ जाते हैं, तो उनके क्या होता है, पहले प्राइमरी टीथ आते हैं, फिर वो टूटते हैं और फिर नए आते हैं और फिर एक्स्ट्रा में और आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि चाइल्ड के अंदर सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं। तो दोस्तों चाइल्ड में इंसीजर आएंगे, चाइल्ड में कैनाइन आएंगे, और चाइल्ड के अंदर प्रीमोलर नहीं आते। किसमें, चाइल्ड्स में प्रीमोलर नहीं आते। मोलर के अंदर लास्ट वाले, लास्ट मोलर को, यानी कि देखिए फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो हम कहें थर्ड मोलर, ये भी बच्चों के अंदर नहीं होता। यहां पर देखिए प्रीमोलर पूरे नहीं होते, मोलर थर्ड मोलर नहीं होता, यानी कि हम अगर कंप्लीटली देखें तो बच्चों के अंदर ये फॉर्मूला बनेगा कि इंसीजर है 2 इस हाफ में और इस हाफ में, तो 2/2। फिर उसके बाद में यहां देखें कैनाइन की बात करें तो कैनाइन भी है बच्चों में, तो कैनाइन भी हमने यहां लिख दी। देन उसके बाद हम यहां बात करें प्रीमोलर, तो प्रीमोलर तो यहां नहीं है, तो हमने यहां क्या लिख दिया 0। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मोलर में थर्ड मोलर नहीं है, यानी कि एक मोलर नहीं है लेकिन 2 मोलर है, तो यहां पर अपन लिखेंगे 2। तो यहां पर हमारे टोटल टीथ यहां पता लग जाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों नीट 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन, तो वहां एनसीईआरटी में तो एडल्ट का दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने पूछा चाइल्ड का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अलग से इसको याद रखना है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है चाइल्ड्स के अंदर 2102, यानी कि 2102। इसको भी याद मत रखो, बस आप ये याद रखो कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसके अंदर प्रीमोलर नहीं होते और लास्ट मोलर नहीं होता। तो अपन देखें तो 3 तो सीधे गायब हो गए, ठीक है, प्रीमोलर नहीं है, लास्ट मोलर नहीं है। तो यदि हम टोटल की बात करें कि एडल्ट में तो 32 हो गए, लेकिन अब हम टोटल चाइल्ड के अंदर बात करें तो टोटल चाइल्ड में कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रीमोलर तो यहां से 2 गए, यहां से 2 गए, यहां से 2 गए, यहां से 2 गए, यानी ये तो आए ही नहीं, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 8 तो सीधे ही गए। देन उसके बाद 1 मोलर नीचे का, 1 मोलर ऊपर का इस हाफ में, फिर 1 मोलर ऊपर का, फिर 1 मोलर नीचे का, यानी कि 4 मोलर नहीं है। तो 8 और 4 12, यानी कि 8 तो प्रीमोलर नहीं है और 4 थर्ड मोलर जो है वो नहीं है।
तो इस तरीके से देखें तो 12 दांत बच्चे के शुरू में नहीं आते, उसके सिर्फ और सिर्फ 32 में से यदि हम 12 माइनस करें पीछे बचते हैं यहां पर 20। तो हम यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में तो सिर्फ 20 ही दांत आते हैं शुरू में, जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी टीथ, मिल्की टीथ। ओके, या ऐसे कह सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी हैं, जो कि टूटेंगे और फिर नए आएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं, 20। एडल्ट के अंदर कितने होते हैं, यहां पर 32। तो इस तरीके से हमने यहां चाइल्ड का फॉर्मूला समझा, एडल्ट का हमने समझा, और अब हम बात करते हैं लास्ट 17 ईयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एम्स के अंदर। तो 17 ईयर ओल्ड के जो बच्चा है उसके कितने दांत होते हैं, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों यहां पर ये याद रखना है कि 17 ईयर ओल्ड वाले के पता है क्या होता है, मोलर तो होते हैं लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोलर नहीं होता। जो हमारा 17 ईयर ओल्ड का बच्चा होता है उसके प्रीमोलर तो होते हैं, उसके प्रीमोलर होते हैं, लेकिन उसमें लास्ट मोलर यानी कि थर्ड मोलर नहीं होता। तो थर्ड मोलर नहीं होता तो 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 थर्ड मोलर, जो 3 मोलर हैं उनमें से लास्ट वाला जो मोलर टीथ है वो एब्सेंट है 17 ईयर के अंदर, जिसे हम विजडम टीथ भी या अक्कल जाड़ भी कह देते हैं, क्योंकि अक्कल जाड़ तो 25 साल तक उसके बाद में तक आती है ना, 17 ईयर तक नहीं आती। तो लास्ट की जो जाड़ होती है वो 17 ईयर ओल्ड के नहीं होती, बाकी सब होते हैं। तो अपन को क्या करना है, 32 में से सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस करने हैं। तो 17 ईयर ओल्ड के बच्चे के टोटल कितने दांत होते हैं, तो 32 में से जब 4 माइनस करते हैं तो टोटल यहां बचते हैं 28। तो 17 ईयर ओल्ड के बच्चे के 28 टोटल, एडल्ट में 32 और बच्चों में 20। फॉर्मूला यदि हम बनाएं तो यहाँ 2102 2102, यहाँ 2123 2123, यहाँ फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो यहां पर अपने को ये बनाना है बच्चों, क्योंकि हमको क्या करना है, 3 की जगह 2 करने हैं, 3 की जगह 2 करने हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इस तरीके से 17 ईयर ओल्ड का जो बच्चा है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, एडल्ट का फॉर्मूला देखा, टीथ जो अपना डेंटल फॉर्मूला है, और चाइल्ड का भी डेंटल फॉर्मूला देखा। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एक साल छोड़कर अगले साल आता रहता है। तो इस तरीके से 4 तरह के हमने यहाँ पर टूथ पढ़े यानी कि दांत पढ़े, इंसीजर टोटल 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। तो यदि हम इनके फंक्शन की बात करें, इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है, प्रीमोलर का और मोलर का, तो यहाँ पर बच्चों ये जो इंसीजर है ये कुतरने का काम करता है, कतरते हैं ना, जैसे कि चूहा कतरता है किसी चीज को, तो उस तरीके से जो हमारे इंसीजर ये बीच वाले जो दांत होते हैं 4, इधर नीचे इधर ऊपर, तो ये जो 8 कंप्लीट इंसीजर होते हैं इनका काम होता है कुतरना, जैसे कुतरते हैं किसी चीज को। देन उसके बाद जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आपने डॉग्स में देखा हो, उनका ये वाले जो कैनाइन जो दांत होते हैं वो बहुत तीखे तीखे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, शेर के अंदर, टाइगर से, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं तो वो क्या है कि उनको क्या कि चीरने फाड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये जो कैनाइन होते हैं। देन जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर का काम होता है चबाने का, स्विमिंग, ठीक है। तो मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो चबा के खाते हैं, तो जाड़ों से खाते हैं ना, तो वहां काम आते हैं प्रीमोलर। इनके दोनों के फंक्शन एक जैसे होते हैं। इनकी जो शेप होती है प्रीमोलर की वो ट्रायंगुलर होती है, और इनकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, ओके, चौकोरे होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनकी शेप और इनकी हमने फंक्शन की, ये कितने होते हैं, कितने टाइप के, टीथ फॉर्मूला यानी कि डेंटल फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो अब हम यहां बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की, यानी कि जो अरेंजमेंट है टीथ का वो कैसा होता है। तो अरेंजमेंट से हम देखें यहां पर, तो यहां कुछ टर्म्स के बारे में लिखा गया है, तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। तो मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, इसको समझते हैं। मोनोफाइडोंट यानी कि मोनो यानी कि एक बार, ठीक है, फाइडोंट यानी कि टीथ यानी कि जो दांत सिर्फ एक बार आते हैं। तो एक बार दांत कौन से आते हैं, तो आपको पता है कि बच्चों में जो प्रीमोलर है वो नहीं आते, ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर इंसीजर आते हैं, कैनाइन आते हैं और मोलर, 2 मोलर आते हैं, 1 मोलर नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोफाइडोंट कौन कौन से होते हैं, मोनोफाइडोंट होते हैं बच्चों जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, यानी कि ये तो आते ही नहीं है, तो अब एडल्ट में आएंगे तो सिर्फ एक बार ही आएंगे, तो प्रीमोलर।
यानी कि प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो मोनोफाइडोंट का एग्जांपल है। एंड लास्ट मोलर, ये भी किसका एग्जांपल है? मोनोफाइडोंट। जो बच्चे के अंदर नहीं आते वो सिर्फ एडल्ट में एक बार ही आते हैं, क्योंकि बच्चे के जो दांत होते हैं वो निकलकर दोबारा नहीं आते हैं। इसका मतलब वो तो डाइफाइडोंट हो गए। तो इसका जस्ट अपोजिट डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट यानी कि जो दो बार आते हैं। तो दो बार कौन कौन से आते हैं? जो पहले बच्चे में मिल्की होते हैं, फिर वो टूटकर निकलकर दोबारा वापस जो आते हैं। तो दो बार आने वाले इनको छोड़कर जो बाकी जो भी दांत हैं वो दो बार आते हैं। यानी कि इंसीजर की बात करें एंड कैनाइन की बात करें एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, क्योंकि थर्ड मोलर तो क्या है? मोनोफाइडोंट का एग्जांपल है। और जो प्री मोलर है वो तो मोनोफाइडोंट का एग्जांपल है। लेकिन इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ये जो दांत हैं ये दो बार आते हैं। डाई यानी कि दो बार जो आते हैं, डाइफाइडोंट वो टीथ। देन उसके बाद यहां थिकोडोंट की बात की गई है। थिकोडोंट का मतलब क्या समझना है कि ह्यूमन के अंदर जो भी दांत आते हैं वो जॉ बोन की सॉकेट के अंदर आते हैं। तो थीको का मतलब यहां पर क्या है कि सॉकेट के अंदर जो एम्बेडेड होते हैं जो टीथ, उन्हीं क्या बोला जाता है? थीकोडोंट। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर, ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स और क्रोकोडाइल वो थीकोडोंट के एग्जांपल है। क्योंकि सॉकेट के अंदर ही टीथ आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी क्या आते हैं? जो सॉकेट होते हैं जॉ बोन के, उनके अंदर ही टीथ आते हैं। तो इस तरीके से थीकोडोंट का मतलब हुआ यहां पर कि सॉकेट के अंदर दांतों का जो अरेंजमेंट है वो थीकोडोंट कहलाता है। देन हेट्रोडोंट की बात करें, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है, हिंदी में इसको विषम बोल देते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के दांत, ठीक है। तो अलग अलग दांत के तो हमारे जितने भी टीथ होते हैं ना वो क्या होते हैं? हेट्रोडोंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है कि शेप भी अलग, इनके काम भी अलग, यानी कि इनकी शेप एंड फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो इससे अपन को क्या समझना है कि अलग अलग। तो हेट्रोडोंट, तो ह्यूमन बीइंग्स भी किसका टाइप होते हैं? हेट्रोडोंट के। देखो ये भी ह्यूमन बीइंग्स में, ये भी ह्यूमन बीइंग्स में, ये भी ह्यूमन के अंदर, ये भी ह्यूमंस के अंदर। तो ये जो ह्यूमन डेंटिशन है ना, ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोफाइडोंट जो एक बार आते हैं, डाइफाइडोंट जो दो बार आते हैं, थीकोडोंट जो सॉकेट के अंदर होते हैं, हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप के टीथ। तो इस तरीके से हमने यहाँ टीथ का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट किया। कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, क्या फंक्शन है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों में, एडल्ट में और 17 ईयर ओल्ड के अंदर, और यहाँ पर मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। तो यहाँ पर हमारा जो टीथ का लेक्चर है वो पूरा होता है।